जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। लीजिए, हम आज फिर लेकर आए हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें आपको मिलेगा साथियों। हम समझते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप ये प्रैक्टिस सेट हैं इनका खूब लाभ ले रहे होंगे। और रोज़ाना की भांति आज हम फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के लिए। और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों, सभी लोग कर सकते हैं। और सबसे पहले इसको लाइक और शेयर कर दीजिए लेक्चर को तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं इसको इसको स्कर्वी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं साथियों? स्कर्वी कहते हैं, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, दांतों का गिरना है, स्किन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है साथियों। और विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है साथियों। काय में? आंवला में पाया जाता है। और वैसे विटामिन सी जो है आपका नींबू है, संतरा है, अनानास है आदि खट्टे फलों में भी पाया जाता है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो गया होगा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जो दांतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जहाँ तक बात है कि सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है आपका बेरी। तो बेरी क्या है? बेरी रोग जो है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और चावल के ऊपर जो एक मतलब चावल की पॉलिश जो होती है, जो माड़ होता है बनाने के बाद में, उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। इसलिए वो जो है पॉलिश वाला चावल, पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन B1 जो है निकल जाता है। वही रतौंधी की बात करेंगे। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है साथियों। और विटामिन ए आपका गाजर है, दही है, मछली है, इसमें पाया जाता है। ठीक है साथियों। तो आपका विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी। ठीक है साथियों। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है आपकी ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलेंगे। सेकंड नंबर पर है आपका स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल बोलेंगे। ठीक है साथियों। इसके बाद में है मध्यमंडल, जिसको हम मेसोस्फियर बोलेंगे। आयन मंडल और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसका क्या नाम है? अब तो सभी लोग बता सकते हैं, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए साथियों। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसको क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर का इसकी जो है एवरेज हाइट है। ठीक है साथियों। क्षोभमंडल आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। मैं समझता हूँ सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए, भारत में हिमालय की सबसे यूंची चोटी का क्या नाम है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? देखिए साथियों, यूँ तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? एवरेस्ट है। लेकिन भारत की जो इससे पूछा गया भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी आ जाएगी केटू। ठीक है साथियों। जो केटू चोटी है, माउंट केटू, इसकी हाइट है आपकी 8611
मीटर, 8,611 मीटर। जी हाँ साथियों, तो केटू की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर, जबकि कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है, और इसकी हाइट है 8,598 मीटर, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, और जिसको बोलते हैं 1722 मीटर, 1722 मीटर। वहीं धौलागिरी भी काफ़ी ऊंची है और इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। दरअसल सवाल आपका यहाँ पर क्या है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, जो कि आपकी काराकोरम श्रेणी में भारत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में स्थित है। केटू 8,611 मीटर। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन 1 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? जी, जो शरीर की हड्डियां हैं उनकी स्वस्थता किससे होगी? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन डी। साथ ही जो भी लोग इसको देख रहे हैं, एक रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि साइंस से भी क्वेश्चन हैं। ठीक है साथियों, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ही हितकर प्रैक्टिस सेट हैं ये। बताइए हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। देखिए, हड्डियों को मजबूत करती है विटामिन डी और कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की खास बात क्या होती है? इस शरीर में स्टोर नहीं रहती है। विटामिन डी कभी भी शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं होती है, इसलिए धूप को हमें प्रतिदिन लेना चाहिए। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा, मतलब धूप लेनी चाहिए विटामिन डी के लिए। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन के द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जी हाँ, देखिए, जो पराग होते हैं वो फूलों के ऊपर होते हैं, तेज़ हवा चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे वनस्पति कहीं की कहीं पहुंच जाती है। बीज का प्रकीर्णन भी इसी प्रकार से होता है। लेकिन जो पशु हैं, पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर, वो चुन कर खाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, वो दूसरी जगह पर जो है उसको उसके माध्यम से, गोबर के माध्यम से, उसकी पॉटी के माध्यम से उसको दूसरे पहुंचा देते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन 3 सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सबसे पहली बात तो यार, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल, लगातार, निरंतर। व्यापक मूल्यांकन, पर्याप्त तरीके से जो मूल्यांकन होता है बच्चों कापियों का, ये क्यों आवश्यक है? सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है, ये जानने के लिए। चलो, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए। दूसरी बात हो गई है, निरंतर मूल्यांकन होने रहने से शिक्षार्थियों की परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। बताइए साथियों बहुत जल्दी से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो अनावश्यक भय होता है
वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सही होगा। ठीक है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उसमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है वो हमको चुनना पड़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों में ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। पर्यावरणीय अध्ययन, देखिए साथियों, जो पर्यावरणीय अध्ययन जो दिया जा रहा है इसमें जो शैक्षिक भ्रमण है, ठीक, एजुकेशनल जो टूर है उसका मूल उद्देश्य क्या है पर्यावरण से रिलेटेड। जो ज्योग्राफिकल टूर्स होते हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टूर होते हैं इनका जो है शैक्षिक भ्रमण होते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है। नंबर 1 है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, नंबर 2 है आपका छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, नंबर 3 क्या है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा सही कौन सा, शैक्षणिक भ्रमण से रिलेटेड कौन सा है। सवाल ये है शैक्षणिक भ्रमण से क्या है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना है पर्यावरण के विषय में। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 96.6 डिग्री सेल्सियस अथवा 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, जी हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। देखिए अमूमन क्या होता है, ये जो ऑप्शन है आपका 4 37 डिग्री सेल्सियस और एक ऑप्शन है आपका 38 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच का है। दोनों ऑप्शन काफ़ी जो है क्लोज हैं। ऐसे में 37.2 डिग्री सेल्सियस वाला कई बार ऑप्शन हो जाता है। 37.2 डिग्री सेल्सियस का मतलब जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस में काउंट हो जाएगा। ठीक है, 37 साढ़े 37 डिग्री सेल्सियस में काउंट हो जाएगा। इसलिए आपका जो है ऑप्शन 4 जो है ज़्यादा सही होगा, लेकिन कई जगह पर 38 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये अलग अलग उम्र में, बचपन में बच्चों का जो है टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है, और भी 65 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों का टेम्परेचर अलग होता है। तो 37 वाला जो है ज़्यादा सही है यहाँ पर, हालांकि 38 भी कई जगह पर दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो कि 37.2 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से ज़्यादा सही माना जाता है। भाई फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में जो है आपका ये आपका 99 या 98.6 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है साथियों, और इसमें आपका आता है 37.4 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका 37 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सही है, लेकिन 38 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। अमूमन यहाँ पर हम जो है 37 डिग्री सेल्सियस ही मतलब जो है सेलेक्ट करेंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 सही है इस उत्तर के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी माता एवं रेबीज़ के कारण होता है, छोटी माता एवं रेबीज़ के कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। देखिए छोटी माता और रेबीज़, रेबीज होता है कुत्ता के काटने से, ठीक है, और छोटी माता जो है छोटी छोटी पुड़िया टाइप की शरीर में निकल आती हैं। लेकिन छोटी माता होता कैसे है, होती कैसे हैं, वायरस, जी हाँ वायरस, विषाणु। ठीक है साथियों, ये विषाणु क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ये अकोशिकीय जीव होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में मिक्स होकर और वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, छोटी माता एवं रेबीज जो है वायरस या विषाणु से होता है। जबकि बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सावधानी से देखिए, निम्न को सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात संकेत का क्या अर्थ है? मुख्य सड़क, संकरी सड़क, रेलवे फाटक या खराब सड़क? जी हाँ साथियों, मुख्य सड़क। निम्न को सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात संकेत का क्या अर्थ है? देखिए इसको मैं थोड़ा सा स्टार लगाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे डाउट हो रहा है खराब सड़क है अथवा नहीं है, लेकिन खराब सड़क आंसर दिया हुआ था। मैं इसको बाद में चेक नहीं कर पाया, मैं भी कंफ्यूज था। मेरे हिसाब से इसको मुख्य सड़क होना चाहिए था, बहुत सारी संकरी सड़क, सॉरी मुख्य सड़क होना चाहिए था। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। तो इसमें खराब सड़क वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये सही है अथवा नहीं है इसको खुद भी देख लीजिएगा, अथवा हम कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है साथियों। पीने के पानी में कौन सा रोगाणु नाशक डालते हैं? पीने के पानी में कौन सा रोगाणु नाशक डालते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन पोटेशियम सल्फाइड तथा ऑक्सीजन। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा सही है? पीने के पानी को रोगाणु नाशक में रोगाणु नाशक डालते हैं, कौन सा रोगाणु नाशक डालेंगे? आपने नाम सुना होगा लाल दवा का, लाल दवा जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला जो क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। और एक और है इसमें जिसको बोलते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट को रोगाणुनाशक बनाने के लिए डाला जाता है। कई बार आप जो मतलब नगर निगम का पानी आपके घर पर आता है तो ओवरहेड टैंक से जो पानी आता है उसमें इन चीज़ों का कई बार इस्तेमाल किया जाता है। पहले कुओं में जो है पोटेशियम परमैंगनेट डालकर जो है पानी को शुद्ध किया जाता था, पानी को साफ किया जाता था। ठीक है साथियों, रोगाणु रहित बनाया जाता था पानी को। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा? जी हाँ, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। जी, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है साथियों? घड़ी की स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। घड़ी की स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा पाई जाती है। पहले जो घड़ियाँ चलती थीं उसमें चाबी भर दी जाती थी और फिर लौट के 24 घंटे के बाद फिर चाबी भर दी जाती थी और घड़ी निरंतर जो है वैसे ही चलती रहती थी। ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना आपको। देखिए, वायुयान उड़ते हैं सबको पता है। वायु में भार होता है ये भी पता है। वायु स्थान घेरती है ये भी पता है। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है। आपने कभी देखा होगा कि मतलब हाइड्रोजन गैस में गैस हल्की होती है, उसमें जब हाइड्रोजन गैस को गुब्बारों में भरा जाता है तो वो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायु में वजन होता है, लेकिन वायु में रंग होता है, यही गलत है, यही गलत, सही नहीं है। मतलब वायु में रंग नहीं होता है, वायु रंगहीन होती है एक तरीके से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य के जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर या उदयपुर? ये सब राजस्थान के हैं। और इसमें जो है जो पक्षी अभयारण्य है वो आपका
भरतपुर में स्थित है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखिए, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। वातावरण के अनुकूल या अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले लक्षणों को कहते हैं। क्या कहेंगे? चाहे कोई पौधा है या कोई जंतु है, तो पौधा या जंतु है, बहुत से पौधे या जंतु क्या करते हैं, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। आपने देखा होगा प्रवासी पक्षी होते हैं, तो वो ढाल नहीं पाते हैं, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो होती अनुकूलन की स्थिति। वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं, वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, तो इसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। जी, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। एक्चुअली होता क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा या मैग्मा जो निकल के आता है, ये इग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। ठीक है साथियों। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, कौन सी है? आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टानें जब टूट फूट के बहुत ज़्यादा समय के बाद में जब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं, तो वो अपसादी चट्टानों में कन्वर्ट होती हैं। जब वो चट्टानें बहुत समय तक एक जगह दबी रहती हैं, उनका रूप में परिवर्तन हो जाता है, चाहे प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, तो वो रूपांतरित हो जाती, इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अपसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स, जबकि आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें साथियों कौन सी हैं? इग्नियस या आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है साथियों। तो ऑप्शन 1 ठीक है फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। बहुत जल्दी बताइए साथियों। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। जी हाँ, भूमि, धर्म, समुदाय और परिवार। देखिए, मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि है, भूमि मानव को पूरी तरीके से मतलब जो है प्रभावित करती है। समुदाय भी करता है, मानव समुदाय, परिवार भी करता है प्रभावित। लेकिन धर्म जो है, धर्म इससे कहीं ज़्यादा अलग है। धर्म किसी प्रकार से जो है मानव के पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है, मानव के पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है साथियों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सब लोग बता भी देंगे। बहुत जल्दी बताइए। नीली क्रांति। जी हाँ साथियों, नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से रिलेटेड है, जबकि दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए। और जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन या मछली से संबंधित है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षण का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, पर्यावरण शिक्षा में एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। देखिए साथियों, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, आपको है ढूंढना है, नहीं है। तो कौन कौन से हैं पहले तो ये बात देख लीजिए। कौन कौन से हैं पहले तो ये बात देख लीजिए। देखिए, पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। ये
सभी की सहभागिता होनी चाहिए, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि मानव जो है जीवन भर सीखता है और पर्यावरण तो के विषय में तो जीवन भर सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो ये सेकंड नंबर वाला गलत है एक तरीके से। बाकी और भी देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा में एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ सचमुच समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही आंसर होगा यहाँ पर, जो कि सिद्धांत नहीं है। पहला, तीसरा, चौथा सिद्धांत है, जबकि दूसरा वाला सिद्धांत नहीं है। ठीक है साथियों। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी एक पर्यावरण की समस्या नहीं है? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सी एक पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। जी, तो जो पर्यावरण की समस्या नहीं है, तो समस्या कौन कौन सी है पहले ये देख लीजिए। देखो, जल का विनाश हो रहा है लगातार, दुरुपयोग भी हो रहा है, लोग साफ पानी से, पीने वाले पानी से ही 4 व्हीलर की धुलाई कर डालते हैं। वनों की कटाई, ये भी एक समस्या है, पर्यावरण को नुकसान इससे हो रहा है। भूमि का अपरदन, मतलब भूमि का कटान भी हो रहा है। तो कौन सी समस्या नहीं है, आपको ढूंढना कौन सा है, कौन सी समस्या नहीं है। तो कौन सी समस्या नहीं है? जल का संरक्षण करना समस्या नहीं है। जल का संरक्षण करना जो है अच्छी बात है, जल का संरक्षण करना अच्छी बात है, जल को बचा के रखना अच्छी बात है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बहुत जल्दी रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? भाई इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। इतिहास शामिल है, ठीक है, भूगोल भी शामिल है, राजनीतिक विज्ञान भी शामिल है, लेकिन शामिल नहीं है तो क्या नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा नहीं है शामिल, व्यावसायिक शिक्षा शामिल नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका जो ऑप्शन है वो व्यावसायिक शिक्षा वाला जो है सही होगा, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा वाला सही होगा। ठीक है साथियों, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय या आयाम शामिल नहीं है? तो व्यावसायिक शिक्षा शामिल नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया है, आप सब लोग पहचान लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? जी, कृत्रिम पारितंत्र। देखिए वन तो जो है प्राकृतिक है, तालाब भी प्राकृतिक है, इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। तो खेत जो कृत्रिम पारितंत्र है। आपने देखा सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? धान का खेत। तो वही वाले खेत का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। आप इसके विषय में पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र में। नौशी क्वेश्चन नंबर 23, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र निम्नांकित में से कौन सा है? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप पहले कर चुके हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन लिखा हुआ है स्थायी पारितंत्र, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र। तो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र की बात आएगी तो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? महासागर है। इनकी विशेषता क्या है? मान लो गर्मी बहुत पड़ी तो ऐसा तो है नहीं कि इनमें जल खत्म हो जाएगा, जल खत्म नहीं होगा महासागरों में कभी भी, इसलिए ये स्थायी है, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, महासागरों में पानी बढ़ जाएगा, जलीय जीव तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं मरेंगे जल्दी। इसके अलावा तो महासागर तो 71% भूमि पर है पृथ्वी के,
इसलिए महासागर जो है सबसे स्थायी पारितंत्र है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 3 सही है। बहुत अच्छा बताया सभी लोगों ने। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। टेट्स के प्रत्येक स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है लगभग, और आपका जो सुपर टेट में पूछा जाता है, अन्य एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। देखिए, सर्वाधिक लवणता जो है बान झील में पाई जाती है, जो कि बान झील कहाँ पर है? तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में है। ठीक है साथियों, और इसकी जो लवणता है वो 338% है। जी हाँ साथियों, इसकी जो लवणता है वो 338% है। वहीं अगर बात की जाए, ऊपर है एक मृत सागर है, मृत सागर की बात कर लेते हैं। तो मृत सागर जो है ये जॉर्डन में है, और ये जो है समुद्री सतह से, ठीक है, सी लेवल से 430.5 मीटर गहराई पर है ये। तो ये मृत सागर है। ठीक है, और ग्रेट सॉल्ट लेक आपकी जो है यूएसए में है। ठीक है साथियों, तो आपका जो तुर्की की जो बान झील है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। फोसिल या जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जी साथियों, तो ये मध्य प्रदेश में है आपका जीवाश्म या फोसिल नेशनल पार्क। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या नीलगिरी? जी हाँ साथियों, बहुत जल्दी रिप्लाई करें। देखिए, सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत का तो हुआ था नीलगिरी में, नीलगिरी तमिलनाडु। देखिए, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं आपकी तमिलनाडु और केरला के बीचों बीच में है लगभग, और ज़्यादा क्षेत्र इनका जो तमिलनाडु में आता है। तो नीलगिरी, ठीक है, और यहीं पर है भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन 4 सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए, ये जो डेट थी सन 1972। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें। दिसंबर तथा जनवरी, अक्टूबर तथा नवंबर, सितंबर तथा अक्टूबर, अगस्त तथा सितंबर। बहुत जल्दी बताइए। देखिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलेंगे, और ये आपकी जो है ये मकर रेखा है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है दक्षिणी गोलार्ध में। और ये रहा आपका अंटार्कटिक महाद्वीप, ये रहा आर्कटिक महासागर। ठीक है साथियों, अब आप बताइए बहुत जल्दी से, यहाँ पर जो है और ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ओजोन परत की जो विनाश की जो सूचना थी 16 सितंबर 1985 को अंटार्कटिका महाद्वीप पर पता चला वैज्ञानिकों को। तो कौन से माह माने जाएंगे दिसंबर से पहले? जी, बहुत जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो गर्मी होती है दिसंबर में सर्वाधिक होती है, और उससे पहले जो सितंबर और अक्टूबर का जो समय होता है, इस समय में ओजोन लेयर का जो है क्षरण सबसे ज़्यादा होता है। इस समय में ओजोन लेयर का क्षरण जो है सबसे ज़्यादा कम होता है। दरअसल होता क्या है,
ध्रुवों पर ओजोन परत जो है बहुत ही पतली होती है, ओजोन परत बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पर दिखाई देता है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करते समय पशुओं के मुख से कौन सी गैस या कौन सी ग्रीन हाउस गैस निस्तारित होती है? बहुत बार पूछा गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड? बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। पशु जब घास या अपना जो ग्रहण करते हैं उसके बाद में जुगाली करते हैं बैठकर बहुत समय तक, तो जुगाली के दौरान जो गैस निकलती है पशुओं के मुंह से वो कौन सी गैस होती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पशु जब जुगाली करते तो उस दौरान उनके मुंह से निकलने वाली गैस है वो है मीथेन गैस। जी हाँ, मीथेन गैस। ठीक है साथियों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारा, लेड, मैग्नीज, कैडमियम? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? जी हाँ साथियों, जी देखिए, अखबार, ये आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि अखबार पर रखकर खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग रोटियां जो है अखबार में लपेट कर ले आते हैं, तो उसकी जो इंक वगैरह होती है उसमें क्या होता है? लेड होता है। ठीक है साथियों, लेड होता है, पीवी लेड। और ये विषैला तत्व जो है नुकसानदायक होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है साथियों। तो अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इस प्रकार से आज की सीरीज साथियों पूरी हो गई और इसी प्रकार से आप रोज़ाना देखते रहिए और इससे लाभान्वित होते रहिए। इसको लाइक और शेयर करते रहिए और अपना कीमती सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है साथियों। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत।